कॉन्जुगेट एसिड। हो गया। चलिए देखो, हम लोग को अगर कॉन्जुगेट अमीन्स का बेटा अगर कंपेयर करना होगा, समझेंगे बात को। CH3NHH पानी मान लेते हैं। तो बेटा अमोनिया बेसिक कैसे होता है? अमोनिया बेसिक अपना हाइड्रोजन से नहीं हुआ, OH से नहीं हुआ बेटा, दूसरा का H ले लेता है। तो अमोनिया इज बेसिक लाइक दिस, याद है ना, NH4 प्लस एंड OH माइनस। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू NH4 प्लस। ये बेटा अगर बेस है तो दिस विल बी कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड, दिस विल बी कॉल्ड conjugate acid, this will be called conjugate acid. Now the strength of this base will be dependent upon the stability of this acid. सेकंड वाला भी बना के देख लेते हैं। सीधा टर्शियरी बना रहे, सेकेंडरी जो होगा वो समझ जाइए, जो उसमें दो दो चीज होना है, दो CH3 होगा। समझ में आया? ये बनेगा प्लस OH माइनस। याद रखिएगा बेटा, अमोनिया कैसे बेसिक है? बेसिक का मतलब OH माइनस होता था। तो अमोनिया तो अपना OH माइनस है ही नहीं, वो पानी से H प्लस ले लेता है तो OH माइनस क्रिएट हो जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, दोनों को, इसको स्टेबलाइज कर देंगे तो ये स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा, और इसको स्टेबलाइज कर देंगे तो ये स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। इसको स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, और यहाँ पे इसको 3 इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, तो 3+I, और इसको 1+I, ये चल रहा है। तो अगर इंडक्टिव की बात करेंगे तो टर्शियरी वाला को बहुत ज्यादा मिला, टर्शियरी वाला ज्यादा खुश है। ठीक है, टर्शियरी वाला ज्यादा खुश है अगर इंडक्टिव की बात करते तो। बट देखो, सिर्फ इंडक्टिव काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें से एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किया, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, OH2 OH2। आप लोग थोड़ा कलर पेंसिल से बना लेंगे, कलर पेंसिल, यहाँ OH2। देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन बोलेंगे। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड सॉल्वेशन। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड है, इसको 3 लोग बेटा स्टेबलाइज कर रहे हैं और इसको सिर्फ एक स्टेबलाइज कर रहा है। तो अगर अब बात की जाए सॉल्वेशन की तरफ से, सॉल्वेशन इसको फेवर करता है। सॉल्वेशन कहता है कि नहीं, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा, बट इंडक्टिव कहता है नहीं, टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होगा। तो ओपोजिंग चीजें, मतलब एक फैक्टर जो है प्राइमरी को फेवर किया, एक फैक्टर टर्शियरी को फेवर किया। इस बीच में क्या होता है, सेकेंडरी जो होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? सेकेंडरी को दोनों फैक्टर मॉडरेट फेवर किए। ठीक है, यही रीजन है इसका। तो आपको लिखना क्या है, इंडिपेंडेंट इंडक्टिव एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब लिख लीजिए बाकी डिटेलिंग बेटा। प्राइमरी वाले को 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फेवर मिला, इसको बेटा सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फेवर मिला। ठीक है, इस कारण से सेकेंडरी सबसे ज्यादा हो जाता है। चलिए, हो गया। किसी को डाउट है बेटा?
सर इथाइल में ऑर्डर चेंज क्यों हो जाता है? बेटा देखो, होता क्या है ना, जब इथाइल ग्रुप आ जाएगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करने लगता है, क्योंकि इथाइल ग्रुप बल्की है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने नहीं देता है। ठीक है, बड़ा ग्रुप आ जाएगा तो इंडक्टिव विल डोमिनेट, वो डोमिनेट करना शुरू कर देता है। समझ में आया बेटा? चलिए देख लीजिए एक बार, फिर से बता देते हैं। बेटा इंडक्टिव ने किसको फेवर किया था? इंडक्टिव बोला था 3 को पहले रखो, फिर 2 को रखो, फिर 1 को रखो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 को रख रहा था पहले, फिर 2 को, फिर 3 को। अब देखो, इन सब के झगड़े में बेटा सबसे पहले 2 डिग्री हो जाएगा। आप समझो बात को, मैं कहता हूं इंडक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया, तो 2 को भूल जाइए। 2 तो जीत गया रेस, 2 तो जीतेगा ही जीतेगा, 2 भूल जाइए। अगर इंडक्टिव डोमिनेट कर जाएगा तो नेक्स्ट कौन आएगा बेटा? फिर उसके बाद 1 आएगा। समझ में आया? अगर हाइड्रोजन डोमिनेट कर जाएगा तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। जब ग्रुप बल्की हो जाता है, नाइट्रोजन के बगल में ये बड़ा ग्रुप लग गया, ये बड़ा ग्रुप लग गया, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये करने से मना कर दिया जाएगा। तो जैसे ही ग्रुप बड़ा हो जाता है, उसमें बेटा इंडक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और हाइड्रोजन कम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इथाइल ग्रुप होते ही बेटा ये वाला फॉलो होने लगता है। ठीक है, 2 कभी नहीं पीछे हटेगा, ठीक है, 2 हमेशा आगे रहेगा। चलिए नेक्स्ट। हम्म, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से समझेंगे। अब धीरे धीरे ये वाला जरा बता दीजिए जल्दी से, विच इज मोर बेसिक, अमोनिया और एनिलीन? इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता बेटा, जल्दी से बताएंगे, विच इज मोर बेसिक, बताइए जल्दी से। अमोनिया। बिल्कुल सही। इसका लोन पेयर क्या होगा बेटा? अंदर जाएगा, और इसका लोन पेयर अंदर नहीं जाएगा, तो इसका लोन पेयर क्या है बेटा? डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, और इसका लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है बेटा, इसका लोन पेयर अंदर जाके घूम रहा है, मतलब यहां पर कम अवेलेबल है। चलिए जल्दी जल्दी करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इसमें ज़्यादा कौन बेसिक है? यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। अमोनिया ही। बहुत सही बेटा, इसका लोन पेयर ये फिर अंदर गया हुआ है, तो अगेन दिस इज मोर बेसिक। इसका नाम होता है पिरोल, इस मॉलिक्यूल का नाम है पिरोल, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है पिरोल। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे अब। इसमें कौन ज्यादा बेसिक है? अच्छा सॉरी, अमोनिया नहीं इसमें, ठीक है, अमोनिया भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए, तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा।
इसका नाम दे दीजिए 1, इसका नाम दे दीजिए मॉलिक्यूल 2, इसका नाम दे दीजिए 3। चलिए कॉपी में लिख के बताएंगे कौन होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस टॉपिक से। बताएंगे जल्दी से। सर 1 फिर 2 फिर 3। 1 फिर 2 फिर 3। 1 सबसे ज़्यादा बेसिक आप बता रहे हैं क्या? हाँ क्यों बेटा 1 अमोनिया से अधिक बेसिक कैसे हो गया? सर वो अंदर जाता नहीं लोन पर सर। हाँ तो बेटा फिर अमोनिया से अधिक कैसे बेसिक? अमोनिया कौन सा लोन पेयर गया? ठीक है, उसका लोन पेयर अंदर क्यों नहीं जाता है बेटा 1 का? सर उसका ऑर्बिटल अलग एंगल में लगता है जिसकी वजह से अंदर नहीं जाता है। बहुत बढ़िया, चले देखेंगे बेटा यहाँ पे। इसका आंसर होगा बेटा मोस्ट बेसिक विल बी 2 देन 1 देन 3। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये इसका इस तरीके से बनता है। याद कीजिए, अगर ये बेंजीन रहेगा बेटा तो बेंजीन आप कैसे बनाएंगे? बेंजीन इस तरीके से बना था ना बेटा, बेंजीन इस तरीके से बना था। अब ध्यान से समझिए, हम लोगों ने वो बनाया था एन का, ये बनाया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका नाम होता है पिरिडीन। अब देखिए, इसका डबल बॉन्ड यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है। बेटा इसका लोन पेयर जो है ना वो इस तरीके से है। और ये जो पिरोल बनाए थे ना, पिरोल जो बनाए थे हम लोग, उसका लोन पेयर इस तरीके से है। ये लोन पेयर कभी भी अंदर नहीं जा सकता है। लोन पेयर तभी अंदर जाता जब इस तरीके से होता, वर्टिकली होता, क्योंकि इसका ऑर्बिटल तो इस तरीके से है ना बेटा। तो ये वाले लोग डिलोकलाइज होंगे, इस वाले में डिलोकलाइज होंगे। तो ये लोन पेयर नॉट डिलोकलाइज्ड, नॉट डिलोकलाइज्ड। ये वाला बेटा डिलोकलाइज्ड है, ये वाला डिलोकलाइज्ड है। क्लियर है ये? तब नॉट डिलोकलाइज, दिस इज डिलोकलाइज। बट इसका नाइट्रोजन क्या है बेटा? sp2 है। अमोनिया का नाइट्रोजन क्या था बेटा? NH3 का क्या था? sp3 था। तो विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक, sp2 और sp3? sp3। sp3 will be more basic or less electronegative. तो आंसर विल बी अमोनिया, pyridine, देन पिरोल। चलिए ये अब ध्यान रखना इस ऑर्डर को, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट वो कर लीजिए, उसके बाद इसके बारे में सोचिएगा। मतलब एनिलीन और पिरोल के बारे में। कौन ज्यादा बेसिक होगा? दिमाग लगाना है बेटा, थ्योरी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो पता नहीं आपको। ये सिंपल दिमाग लगाना है।
चलिए, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक। बेटा कराया हुआ चीज है, जाके एरोमेटिक वाला चैप्टर देखिएगा, इसमें ये एरोमेटिक आया था बेटा, हाँ सर। ये एरोमेटिक आएगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो अपना एरोमेटिक है। अच्छा, ये लोन पेयर अंदर जाएगा तब एरोमेटिक होगा या लोन पेयर बाहर रहेगा तब एरोमेटिक है? जल्दी से बताइए। ये लोन पेयर बेटा जब डी लोकलाइज होगा तब एरोमेटिक है, ध्यान से सोचिएगा। इसका लोन पेयर अंदर जाएगा, इसका लोन पेयर अंदर जाता है, बट इसका लोन पेयर जब अंदर जाता है तो रिंग एरोमेटिक रहता है या रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर ब्रेक कर जाता है? ब्रेक कर जाते हैं। बिल्कुल सही बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा। ये जो एनिलीन है ना बेटा, ये नाइट्रोजन रहे ना रहे ये एरोमेटिक है। बेंजीन तो ऐसे ही एरोमेटिक था। देखो, इसका लोन पेयर अंदर जब चला जाता है ना, ये इस तरीके से डीलोकलाइज होता है, तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर ब्रेक हो जाता है। तो यही तो बात है ना, ये जो स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। ये लोन पेयर बाहर रहना प्रेफर करेगा, बिकॉज अंदर आने से इसका एरोमेटिक कैरेक्टर ब्रेक हो गया, और इसका लोन पेयर अंदर जाएगा तब एरोमेटिक कैरेक्टर क्रिएट होता है। तो बेटा कौन सा लोन पेयर रिंग के अंदर ज्यादा रहना प्रेफर करेगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सेकंड केस। सेकंड केस में। क्यों? क्योंकि ये अंदर गया तो एरोमेटिक कैरेक्टर दिया, ये अंदर गया तो एरोमेटिक कैरेक्टर ब्रेक कर गया। तो विच लोन पेयर इज मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, फर्स्ट और सेकंड बेटा? कौन सा लोन पेयर ज्यादा सेकंड। बेटा? किसी दूसरे को देने के लिए बेटा नहीं, बेटा H प्लस को देने के लिए कौन सा लोन पेयर अवेलेबल है? फर्स्ट। H प्लस को ना बेटा, हमें तो बेसिक कैरेक्टर देखना है। तो मतलब मोर डीलोकलाइज्ड। बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, डीलोकलाइजेशन प्रोड्यूसेस एरोमेटिक रिंग इन द कैरेक्टर, या गिव्स एरोमेटिक कैरेक्टर टू द रिंग। और यहां लिख लीजिएगा, डीलोकलाइजेशन डिस्टर्ब्स द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ द रिंग। मैं खाली मोर और लेस डीलोकलाइज लिख दे रहा हूं, बाकी आप लोग आगे पीछे खुद लिखिए। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब करता है, यहाँ डीलोकलाइजेशन एरोमेटिक कैरेक्टर को क्रिएट करता है। आपका आंसर ठीक था बेटा अनिकेत। ठीक है, चलिए। अमीन से बेटा बेसिक कैरेक्टर खूब आता है, बहुत पूछेगा नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर। चलिए हो गया, तो ये नाम याद रख लीजिएगा, पिरोल है ये। चलिए नेक्स्ट। अगर एक बात अगर आपसे पूछे ना, कोई पूछना नहीं चाहिए, मान लेते पूछता है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना बताइएगा, जल्दी से बताएंगे, समझे बात को? 2। हाँ बेटा देखो, अभी अभी sp3 दिखेगा, बट ये लोन पेयर अंदर चला जाएगा तो इसमें H होता है बेटा, ठीक है, मैंने H ड्रॉ नहीं किया है, बट H होता है, समझेंगे बात को? आपको बेटा रेजोनेंस जब करेगा तो sp2 दिखेगा, अभी sp3 दिखेगा। तो जब रेजोनेंस वाला आप बताएंगे sp2 बताएंगे, इसका लोन इसका बताइए, तो अभी sp3 दिख रहा है ना, अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? sp2। sp2, तो इसका sp2 होगा। समझ में आया? आप ये पहले भी बता चुके, फिर से रिपीट कर दे रहे, रेजोनेंस हाइब्रिड वाला हाइब्रिडाइजेशन बताइए। रेजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है sp2, समझ में आया? हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड में जो आया है ना, आप वो वाला बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड वाला बताना है।
चलिए, तो रिंग वाला आप लोग को समझ में होपफुली आ गया होगा। अब उसी का बेटा जितना भी कराए ना, उसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिंग से आएगा। रिंग की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए, रिंग से थोड़ा हट के भी पूछेगा। ये दे देगा NH2 C डबल बॉन्ड O NH NH2। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है ये है A, ये है B और ये है C। देखा जाए तीनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, शायद ये वाला एक बार करा चुके हैं। विच लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक एंड विच इज लीस्ट बेसिक? अनिकेत आप लिस्ट पहले बताए, लिस्ट बताना ज़्यादा उल्टा बता रहे, मोस्ट बेसिकली। देखिए सही से, विच नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक। आप लोग को लग रहा है बेसिक का मतलब समझ में नहीं आया। बेटा बेसिक का मतलब होता है लोन पेयर कोई H प्लस आ रहा होगा बाहर से, उसको देना। मान लेते H प्लस एक गेस्ट है, कौन सा लोन पेयर इस H प्लस को देगा? अपना लोन पेयर कौन सा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस H प्लस को देगा, वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। रणजीत बेटा आप जो C बताए वो क्या है, मोस्ट है या लीस्ट है? मोस्ट। मोस्ट है, सही है बेटा। देखिए बेटा, बाकी दोनों लोन पेयर अंदर जा रहे, एक इधर जाएगा तो ये इधर भागेगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर भागेगा, तो दोनों लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो मोस्ट बेसिक विल बी सी। क्लियर है? नॉट डीलोकलाइज, इसको कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस या नॉट डीलोकलाइज। बस जो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहीं पर है, तो बेटा इसका परसेंटेज इसके पास ज्यादा है ना, तो यही देगा ना। ये क्या सोचेगा, अरे अभी तो वहां चला गया है, कल आना, अब बाद में देंगे। क्या होगा इसका, जब ये मांगने आएगा H प्लस, तो ये तो लोन पेयर इसको दे के बैठा होगा। जब मांगने आया तो मिला नहीं इसके पास, ये तो इधर जा चुका है, बोले कल आना, तो मतलब लेस बेसिक है। ठीक है, आप समझो बात को। तो सी तो क्लियर हो गया। अब बी और ए में सिंपल सा लॉजिक है बेटा, लगाइए। सोचिए सोचिए, सी और ए में बेटा, ए में, अरे इसके पास ये, जब इसके पास ये बगल में एक लोन पेयर है, ठीक है, और इसके पास जो है इधर आएगा, ये हमेशा प्लस रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब लोन पेयर आपके अगल बगल में हो जाता है ना, तो आपका लोन पेयर का डेंसिटी थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा ही रहेगा। क्लियर है ये? तो फिर बी आएगा, लास्ट में ए आएगा। ये सिर्फ इधर जा सकता है, ये 100% इधर ही आएगा। ठीक है, सर बी बीच में कैसे है? अरे बी के बगल में लोन पेयर है ना बेटा एक, तो इसके पास लोन पेयर डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा ना कंपेयर टू दिस। इसको हटा दीजिए तो लगेगा दोनों बराबर है, बट जैसे ही लोन पेयर लाइएगा, आपके बगल में लोन पेयर आ जाएगा, तो आपके पास डेंसिटी थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना। सर लेकिन नाइट्रोजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसका इलेक्ट मतलब बेटा, प्रॉब्लम। कौन सा ज़्यादा इफेक्ट होता है बेटा, रेजोनेटिंग या मतलब इंडक्टिव? फिर ठीक है, और बेटा रेजोनेंस हैबिट बनाइएगा, आपको दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस हैबिट बनाइएगा, आपको दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब बेटा इसी में ना एक ये वाला आपको देगा, स्टैंडर्ड है। इसमें कंपेयर करने दे देगा, तो बड़ा सिंपल सा, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, क्यों इसका लोन पेयर अंदर चला गया। ठीक है, फिर आपको ये वाला दे देगा NH, ये वाला। पहले वो वाला करा दिए, अब ये वाला करा देंगे तो ज़्यादा आसान से समझ में आएगा। चलिए, कौन ज़्यादा बेसिक होगा बेटा? जल्दी से बताएंगे। सिंपल तो है बेटा, ये ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों? इसका लोन पेयर इधर गया, इसका लोन पेयर इधर भी गया,
तो इसका लोन पेयर बहुत जगह जा सकता है, तो कम अवेलेबल होगा। और इसका लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ अंदर जा रहा है, तो ये ज़्यादा अवेलेबल होगा। दोनों में रेजोनेंस है, बट इसके पास ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और या ज़्यादा जगह, इधर भी घुस सकता है, इधर भी घुस सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अंदर आ सकता है, और कोई उपाय नहीं है इसके पास। चलिए नेक्स्ट। तो ये सारे बेसिक कैरेक्टर बेटा देख लीजिएगा, नाइट्रोजन वाले सारे। रेजोनेंस ही मोस्टली आपका रीजन रहेगा। चलिए नेक्स्ट अब करेंगे सीधा रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। नाइट्रोजन का लोन पेयर ध्यान रखिएगा, जो भी रिएक्शन करेगा ना नाइट्रोजन, मोस्टली लोन पेयर के कारण करेगा। बाकी आपको पता होना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड पानी से कभी भी खुल जाता है, तो पानी से कभी भी खोल दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो एक पानी वाला कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 हाइड्रोलिसिस। इससे आसान रिएक्शन क्या होगा? CH3 CH2 NH2 और पानी। बेटा पानी दीजिएगा तो स्लो हो रहा होगा, एसिडिक कर दीजिएगा तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसमें बेटा किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इससे आसान रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शन अमीन का है। इसके बाद सारा जो रिएक्शन करने वाले हैं मोस्टली नया रिएक्शन होगा, मोस्टली आपको नया रिएक्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आप समझेंगे बात को। अब अमीन्स को बेटा हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन में कन्वर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। कभी याद कीजिए एल्केन एल्कीन के प्रिपरेशन में अमीन्स से नहीं बनाए थे, तो यहाँ कन्वर्जन भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 2 असाइलेशन। नंबर 2 इज असाइलेशन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन पढ़े थे ना, लगभग वैसा ही रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है समझते हैं। CH3 CH2 NH2, ध्यान से समझेंगे। NH2 हमेशा याद रखिएगा बेटा, इसका लोन पेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए। चलिए ये है C डबल बॉन्ड O, ये है Cl, और ये है आपका लेट से R मान लेते, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या होगा, जरा सोच के बताइए। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, क्या करेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटा? अरे बताइए। अरे वही तो रिएक्शन है बेटा। सर COO के साथ रिएक्ट करेगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये यहाँ आएगा, ये बॉन्ड खुलेगा, उसके बाद क्या होगा फिर से बताइए। तो यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद सर Cl नहीं लीव करेगा। करता था Cl लीव, याद कीजिए बेटा, ऐसे कराए थे नहीं। अल्टीमेटली तो लीव करेगा, बट फर्स्ट स्टेप में लीव किया था नहीं बेटा। अब क्या होगा? क्या? नाइट्रोजन H छोड़ेगा, फिर O के पास H जाएगा। ये वापस आएगा ना बेटा माइनस होकर, फिर ये निकलेगा ना, याद कीजिए। अरे ये O माइनस बनेगा, फिर माइनस वापस आने का कोशिश करता है ना बेटा एक बार। हाँ सर। समझ हाँ में सर। आया? तो रिएक्शन याद आया कुछ? यस सर। तो ये बनेगा बेटा CH3 C बेटा। C डबल बॉन्ड O का तो एक ही रिएक्शन है ना, डबल बॉन्ड O है, एडिशन होगा, फिर वापस से O माइनस जो है ना डबल बॉन्ड O बनने का कोशिश करता है, अगर कोई जाने के लिए रेडी हो जाए तो N, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ एक H बच जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें अगर आपको बोला जाए तो ये अमाइड है बेटा, इसका फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, दिस इज अमाइड। फंक्शनल ग्रुप N C डबल बॉन्ड O नहीं है, C डबल बॉन्ड O N है, C डबल बॉन्ड O N है, ठीक है। N C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, C डबल बॉन्ड O N होता है।
होपफुली क्लियर होगा ये। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। बेटा जब भी सी डबल बॉन्ड हो दिखे ना, उसका या तो देखो सी डबल बॉन्ड हो खुद रिएक्ट करेगा, या तो उसका अल्फा पोजीशन रिएक्ट करेगा। याद कीजिए कितना सारा किए सी डबल बॉन्ड हो का हम लोग। सुन लीजिएगा बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ जो है ना, या तो ये खुद रिएक्ट कर जाए, तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा, या तो अल्फा पोजीशन पे रिएक्शन होगा, या तो यहां रिएक्शन होगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड जब भी रिएक्ट होगा ना, ये ऊपर खुलेगा, फिर वापस आने का पूरा ट्राई करता है। वापस तभी आएगा जब कोई गुड लिविंग ग्रुप है, वरना बस सिंगल बॉन्ड होके बेचारा ऐसे ही बैठा रहेगा, फिर कोई उपाय नहीं है। यार सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल हम लोग बनाए थे। ठीक है, चलिए असाइलेशन का ही रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। एक असाइलेशन का और रिएक्शन देखते हैं। ये है अपना एनिलीन, इसको हम लोग इससे रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। और थोड़ा हम लोग अल्कालाइन मीडियम रखते हैं, ताकि ये इसका जो लोन पेयर है ज़्यादा एक्टिव रहे। ठीक है, एसिडिक कर देंगे तो इसका लोन पेयर पे जाके H प्लस बैठ जाएगा ना, तो ये NH3 प्लस बन जाएगा। देखो अमोनिया एसिड में क्या रहेगा बेटा, अमोनिया अगर लेते हैं और एसिड डाल देंगे तो NH4 प्लस बन गया ना। तो अगर NH4 प्लस बन गया है तो फिर ये रिएक्ट कैसे करेगा, ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि लोन पेयर खत्म। समझ में आया, तो हम लोग बेसिक रखते हैं। क्या बनेगा बेटा इसमें, ये बनेगा। आप लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, इसका इसका नोमेनक्लेचर करना नहीं भूलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। चलिए सोचिए नो नाम क्या होगा, IUPAC नेम, जो भी नाम है टाइप कीजिए तो। बताएंगे बेटा नाम क्या है इसका। चलिए टाइप करने में वो हो रहा है, तो नाम बता ही दीजिए, जल्दी से बताइए बेटा। कोई टाइप नहीं कर पा रहे तो ऐसे ही नाम बता सकते हैं। क्या बेटा ये सब नाम नहीं बताएंगे तो कैसे होगा। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जल्दी से बताइए तो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सर अमाइड। अमाइड है, चलिए कौन सा अमाइड है ये, कितने कार्बन चेन का अमाइड है। फंक्शनल ग्रुप अभी बताया था ना कौन है, सी डबल बॉन्डो एन फंक्शनल ग्रुप है। इसको हाइड कर दीजिए, कौन सा अमाइड दिखा आपको। इथेन अमाइड, इसको देखेंगे तो क्या दिखा, इसको देखेंगे तो क्या दिखा, इथेनामाइड। तो क्लियर हो गया यहां तक, तो इथेनामाइड है, तो इथेनामाइड है। अब उस बेंजीन के बारे में बता देंगे तो काम हो जाएगा। बेंजीन के बारे में क्या बताना है बेटा, एन फिनाइल इथेनामाइड, सिंपल है, नाइट्रोजन पे फिनाइल लगा के इथेनामाइड। इसका कॉमन नेम है, एनिलीन से डिराइव हुआ, एसिट एनिलाइड, कॉमन नेम है ये। ठीक है, एसिटा एनिलाइड, IUPAC की तरह भी एक्सेप्टेड माना जाता है, बट मुझे कॉमन ही मान के चलिएगा। आप लोग ये नाम मत लिख दीजिएगा, आप लोग एन फिनाइल इथेनामाइड लिखिएगा। मतलब IUPAC एक्सेप्टेड है, बट फिर भी अवॉइड करना है उसको।
चलिए, समझ में आया ये? ध्यान से सुनिएगा। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन याद है आप लोग को? यस सर। एस्टरिफिकेशन Yes, रिएक्शन sir. में अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराना पड़ता है? H2SO4. अरे नहीं नहीं, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड? Alcohol के साथ ही हाँ, अरे एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्बोक्सिलिक एसिड से अच्छा यील्ड कौन देता है एस्टरिफिकेशन में? एसिड क्लोराइड। एसिड हलाइड, बहुत बढ़िया, एसिड हलाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एस्टरिफिकेशन देगा, मतलब ये बेटा ROH प्लस RC डबल बॉन्ड OH, ये काम होता था। ये भी आपको एस्टरिफिकेशन देगा, ये भी एस्टरिफिकेशन देगा। एक और चीज बेटा एस्टरिफिकेशन देता था, जल्दी से बताइए। बेटा बताए थे, ये जो रिएक्शन देता है ये भी वही रिएक्शन देता है। ये अच्छा रिएक्शन देगा, परसेंटेज ज़्यादा क्रिएट करेगा। उसी तरीके से एक और चीज़ है जो यही चीज जो ये करेगा वो ये करता है, और एक और चीज़ है जो इन दोनों के जैसा ही काम करता है। जल्दी से बताइए। अरे एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं कुछ लोग इस तरीके से भी बनाते हैं। ये काम करेगा, तो एसिड एनहाइड्राइड भी करेगा। तब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एसिड हलाइड जो काम किया है, एसिड भी वही काम करेगा, बट एसिड को हीट करना पड़ेगा। याद कीजिए, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस और अमाइड का रिएक्शन कराए थे एसिड में। याद है, एसिड का रिएक्शन हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो अमोनिया देने से सॉल्ट बनता था, उस सॉल्ट को हीट करने से अमाइड बन रहा था। याद है। याद कीजिए बेटा, ये किए थे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस OH प्लस अमोनिया, ये CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, फिर हीट करते थे तो ये बनता था। कुछ याद आया? ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ये ले लूंगा अमीन, ठीक है, अरे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कर लिए, फिर हीट कर दिए, या फिर ये कर देंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे ये लोग लिखने लगे आजकल, होल ट्वाइस ओ। बेटा ये एसिड एनाइट्राइड है, ये भी आपको यही चीज देगा। है क्या करना है इसमें, इसको ये बना दीजिए आरो देके। ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हलाइड और एसिड एनहाइड्राइड, तीनों का रिएक्शन एक जैसा होता है। खाली कोई अच्छा रिएक्ट करेगा यील्ड ज़्यादा देगा, कोई कम देगा। इन जनरल सबसे खराब यील्ड एसिड देता है, सबसे अच्छा यील्ड एसिड हलाइड और एसिड अमाइड देगा, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड देगा। दोनों में अच्छा कौन देगा कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, हुआ बेटा? ये समझ में आया ये वाला? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन पहले सॉल्ट देता है, इस सॉल्ट को हीट कीजिएगा तो अमाइड मिलेगा ना। चलिए, नेक्स्ट।
गैब्रियल थैलीइमाइड इन सिंथेसिस, अच्छा वो वाला याद है बेटा, थैलीइमाइड बनाए थे? यस सर। थैलीइमाइड में कराए थे ना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड, it will always react with ammonia because acid will always react with a base to produce salt. तो यहां तो सॉल्ट प्रोड्यूस करा लिए हम लोग, ये तो अपना सॉल्ट है अमोनियम एसिटेट। इसको जब हीट करते हैं तो यहां से वाटर चला जाकर ये NH2 बनता है, ठीक है, तो ये अमाइड बन जाता है। रूम टेम्परेचर पे सॉल्ट बनेगा, जब फर्दर हीटिंग करते हैं तो दिस सॉल्ट प्रोड्यूसेस अमाइड। चलिए नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहे हैं, याद रखिएगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, नोबेल प्राइज, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट विद बैलेंसिंग। कार्बिल अमीन रिएक्शन भी कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कार्बिल अमीन टेस्ट भी बोलते हैं। देखो हम लोग को मालूम है वही रिएक्शन टेस्ट बन सकता है जिस रिएक्शन में या तो रंग बदलेगा, या तो कोई स्मेल आएगा, या तो कुछ गैस वगैरह इवॉल्व होता हुआ हम लोग को दिखेगा, कुछ एक्सप्लोजन होगा, मतलब फिजिकली दिखना चाहिए रिएक्शन हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे नमक पानी में मिलाते हैं, पता नहीं चलता है कि मिलाए है कि ना मिलाए है, ठीक है। कलर चेंज होना जरूरी है, स्मेल आना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है, गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमीन्स, तो गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमीन्स, तो मतलब क्या हो गया, दिस विल बी टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग 1 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन रिएक्शन नहीं देगा, ओनली बाय 1 डिग्री अमीन्स। अब देखो 1 डिग्री अमीन होता क्या है, ये होता अपना 1 डिग्री अमीन। किससे रिएक्शन कराएंगे इसका, तो इसका रिएक्शन होना चाहिए क्लोरोफॉर्म और अल्कालाइन मीडियम में, क्लोरोफॉर्म और अल्कालाइन मीडियम में CHCl3, और अल्कालाइन मीडियम होना चाहिए KOH। अच्छा KOH इधर लिखेंगे, बैलेंसिंग याद रखना है, ठीक है, KOH। फिर इसको हीट किया जाता है, पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा बेटा। यहां से 3 Cl गायब होगा, यहां से H2 गायब होगा, बनेगा ये CH3CH2N, डबल बॉन्ड C, कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, देखो NC बनेगा, समझिए बात को, ये बन सकता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए ना, तो 2 कोवेलेंट 1 कोऑर्डिनेट से काम हो जाता है। याद कीजिए 11 बताए थे, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेटिस्फाई 2 कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 कोवेलेंट बॉन्ड का काम कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा अपना लोन पेयर दे दिया इसने, ठीक है। तो नाइट्रोजन का C हो गया, दिस इज NC। अब उस एरो को हटाएंगे तो समझ में आना चाहिए, नाइट्रोजन को प्लस कर देंगे और कार्बन को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका नाम होता आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, इसका नाम होगा आइसोसाइनाइड। नाउ ये जितने भी आइसोसाइनाइड होते हैं ना बेटा, ये सारे ना स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, फाउल स्मेल। जो भी आइसोसाइनाइड बनता है वो फाउल स्मेल होता है। वो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था ना, उसमें भी आपका आइसोसाइनाइड रिलीज हुआ था। क्लियर है ये, इसमें किसी को डाउट? चलिए सब कुछ यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 3KOH यूज कीजिएगा, बाकी सब वही है 3KOH, तो यहाँ पे 3KCl बना दीजिएगा। पानी बनता है, उसको याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखिए। पानी तो हाइड्रोजन बैलेंस कीजिएगा, अपने आप बना दीजिएगा, ठीक है। 3KOH लगेगा। अब इसके बारे में लिखना क्या है, इसके बारे में देखिए स्कूल एग्जाम में आएगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो मैंने लिखा था गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमीन्स, इसमें ध्यान रखिए एलिफैटिक
मतलब लीनियर प्लस एरोमेटिक दोनों दिखाएगा। तो लिखेंगे एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। तो 1 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स, 1 डिग्री aliphatic and aromatic amines on heating with क्लोरोफॉर्म, और कुछ नहीं चलेगा, क्लोरोफॉर्म ही लगता है, क्लोरोफॉर्म विथ इथानॉलिक मतलब अल्कोहलिक KOH, इथानॉलिक KOH gives foul smelling isocyanide, foul smelling isocyanide, आइसोसाइनेट, इसी आइसोसाइनेट का ही नाम है कार्बिलअमीन, आइसोसाइनेट गिव्स कार्बाइल अमीन, दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइलअमीन रिएक्शन। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा तरीका है प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन बनाने का, नीचे लिख लीजिएगा, अ गुड मेथड टू प्रिपेयर सेकेंडरी अमीन फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। कार्बन लग गया ना, इस डबल बॉन्ड को तो ट्रिपल बॉन्ड को कभी भी गायब कर सकते हैं हम लोग, इस N ट्रिपल बॉन्ड C है, LiLH4 दे दीजिए, NH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कार्बाइलअमीन टेस्ट। जो भी रिएक्शन में कलर चेंज होता है, स्मेल आता है, कुछ भी बेटा फिजिकल चेंज आएगा, वो टेस्ट बन जाता है अपने आप। चलिए नेक्स्ट है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है HNO2, रिएक्शन विथ HNO2। नहीं समझिएगा बात को, HNO2 बेटा मार्केट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फैक्ट्री से बन के निकलेगा ना, तो जब तक फैक्ट्री के गेट पर आएगा ना HNO2 गायब हो जाएगा। HNO2 बेटा कांट बी स्टोर, क्यों? अनस्टेबल होता है, कांट बी स्टोर, मतलब फैक्ट्री से HNO2 निकलने से गेट पे आते आते खत्म हो जाएगा, किसी ना किसी कंपाउंड में बदल जाता है। तो HNO2 तो हम लोग यूज मतलब लिखा हुआ रहता है भले ही, बट एक्चुअल में HNO2 हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराने से HNO2 बनता है। तो बेसिकली कहीं पर भी HNO2 लिखा रहे, आपको समझना है ये है, और अगर ये लिखा रहे तो समझना HNO2 है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब ध्यान रखेंगे HNO2 का रिएक्शन एक ही होगा प्राइमरी अमीन के साथ, सेकेंडरी अमीन के साथ अलग होता है, टर्शियरी अमीन के साथ अलग होता है। प्राइमरी के साथ एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन बड़ा सिंपल है। क्या है? तो विथ प्राइमरी अमीन्स HNO2 gives डाइअजोनियम, डाइअजोनियम सॉल्ट। मतलब समझिए, CH3 CH2 NH2 HNO2, HNO2, दोनों से बेटा आपको डाइअजोनियम सॉल्ट ही मिलना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ कॉन्सेप्ट है, दोनों से आपको डाइअजोनियम सॉल्ट ही मिलेगा। बट ध्यान से सोचेंगे तो ये बनना है CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस। बेटा डाइअजोनियम कैसे नाम पड़ा सब कुछ बता चुके हैं,
Cl माइनस। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला ठीक ठाक स्टेबल है, स्लाइटली स्टेबल। ये ठीक ठाक स्टेबल, आधा घंटा 1 घंटा आप बचा सकते हैं इसको। ये तो हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल। इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, इसको बचा नहीं सकते। ये बस बना है 1 सेकंड के लिए, अगले ही सेकंड ये पानी से रिएक्ट करेगा जो कि HNO2 के साथ था, और ये बनाएगा CH3 CH2OH। होपफुली क्लियर है। ये एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक वाला आधे घंटे तक बचेगा, एलिफैटिक वाला 1 सेकंड के लिए बना है। ये तुरंत वाटर में जा रहा है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हर बार अल्कोहल देगा, हर बार अल्कोहल देगा, हर बार अल्कोहल देगा। इसमें तो बड़ा ऑप्शन है, इसमें आप CuCN दे दीजिए तो होपफुली आप लोग को याद होगा, तो ये बनेगा। और इसमें बहुत कुछ दे सकते हैं, याद है ना, सैंड-मेयर्स रिएक्शन वगैरह करा सकते हैं। क्लियर है ये? तो एलिफैटिक वाला जो अमीन होता है वो आपको सीधा अल्कोहल बना देगा। एरोमेटिक वाला होता है वो आपको डायज़ोनियम सॉल्ट देगा, उसका आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, समझ में आया बेटा? चलिए, हाँ सर। ये अब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है समझ लीजिए आगे। ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। नाम क्या होगा इसका, कोई बताएगा? क्या नाम होगा बेटा? ट्राई कीजिए ना, क्या दिक्कत है? यहाँ OH हो जाता तो क्या होता है बेटा इसका नाम? Cl हट जाता, OH हो जाता तो क्या नाम हो जाता है बेटा, जल्दी से बताइए। अरे OH हट जाता, Cl की जगह OH आ जाता। हाँ बोलिए पढ़ना बेटा, सही बोल रहे, बोलिए बोलिए। बहुत बढ़िया, सल्फोनिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा दिए थे और Cl लगा दिए थे, तो क्या बोले थे? कार्बोनिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फोनिल। हाँ हो गया, सल्फोनिल क्लोराइड। ये हो गया इसका वो, इसका रिएक्शन और एसिड हलाइड का रिएक्शन एक जैसा होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसा होगा। तो आप समझो, मैंने ये वाला दे दिया, हिंसबर्ग रिएजेंट दे दिया, ठीक है। और इस हिंसबर्ग रिएजेंट में मैंने एक प्राइमरी अमीन रिएक्शन करा दिया। ध्यान से सोच के बनाइए, आप लोग थोड़ा अलग अलग बनाना, अलग अलग बना लीजिए, मतलब एक एक करके बना लीजिएगा, ठीक है। आप लोग एक एक करके ही बनाइए रिएक्शन,
लिख लीजिए रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन, यहाँ लिखिए विथ प्राइमरी अमीन। आप लोग अलग अलग करके बनाइए, ठीक है, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सोच के बताइए क्या होगा बेटा। नाइट्रोजन का लोन पेयर आएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड खुलेगा, फिर ऑक्सीजन का बॉन्ड वापस आएगा और लास्ट में कौन चला जाएगा? Cl बेटा। जिस याद है तो बेटा, ये बॉन्ड खुलेगा ऊपर, फिर वापस आएगा, फिर Cl भाग जाएगा। होपफुली अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH CH2 और CH3। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? क्लियर है बेटा? चलिए, सेकेंड डिग्री अमीन अलग से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड डिग्री अमीन में बेटा रिएक्शन होगा। क्यों? हम लोग को तो नाइट्रोजन के उसके लोन पेयर से मतलब है, और एक हाइड्रोजन चला गया, सेकेंड डिग्री अमीन होगा। हाइड्रोजन है ना जाने के लिए, तो बन गया नाइट्रोजन का बॉन्ड। अलग अलग आप लोग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आ जाता है। यार एक टेस्ट है, कलर चेंज यहाँ पर भी हो, प्रेसिपिटेट होता है, यहाँ पे कलर चेंज नहीं होता, प्रेसिपिटेट होगा। चलिए यहाँ बताएंगे, सोचिए और बताइए कि रिएक्शन हो रहा है या रिएक्शन नहीं हो रहा है। हम्म, होगा बेटा रिएक्शन, क्या लगता है? नहीं सर। नो रिएक्शन बेटा। क्यों नहीं होगा रिएक्शन? क्योंकि कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जाने के लिए। यहाँ एक हाइड्रोजन चाहिए ना, ये तो चार बॉन्ड कैसे बनाएगा नाइट्रोजन? और बनाएगा तो थोड़ी ना वो कंपाउंड वहां पे वो स्टेबल रहेगा कि जबरदस्ती या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड? वो नाइट्रोजन में प्लस आ जाएगा फिर, ठीक है, वो नहीं होना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या समझ में आया? टर्शरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विथ हंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करता है या नहीं करता है बेटा? करता है। प्राइमरी अमीन भी करता है। चलिए सोच के बताइए, इसको और इसको डिफरेंशिएट करना है। हाउ कैन आई डिफरेंशिएट दिस फ्रॉम दिस? अगर मैं इन दोनों को अलग अलग पहचान कर लूं तो मेरा टेस्ट पूरा हो गया, क्योंकि टर्शरी का तो क्लियर हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करना है। सोच के बताइए बेटा, जल्दी से सोचिए, अच्छा से सोचिए। सर वाटर ऐड करने से वाटर ऐड करने से क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। अरे कलर चेंज, प्रेसिपिटेट, ऐसा कुछ होना चाहिए ना बेटा। सर ये कार्बाइलमाइन रिएक्शन से दोनों तो प्राइमरी सेकेंडरी अमीन है बेटा, कार्बाइल अमीन तो खाली प्राइमरी अमीन दिखाएगा ना। अच्छा आप इनको यहीं पे बोल रहे, नहीं 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 ठीक है, वो तो मैं समझ गया कि प्राइमरी अमीन को यहीं पे आप डिफरेंशिएट करें। मैं बोला इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा। देखिए बेटा एक बार और हो चुका है, ये वाला हाइड्रोजन को ध्यान दीजिएगा, एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है ना? नहीं है, वो एसिडिक नहीं है। हाँ सर। अरे अल्फा कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ के पास एसिडिक था, यहाँ तो दो दो डबल बॉन्ड ओ है, प्लस नाइट्रोजन भी है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, दिस कैन होल्ड माइनस चार्ज बिकॉज वी हैव रेजोनेंस फ्रॉम दीज टू, तो एसिडिक है। यहाँ पे कोई एसिडिक है? नो एसिडिक एच। तो यहां लिख लीजिए NaOH दीजिएगा, तो बोले थे ना अलग लिखिएगा आप लोग, NaOH देंगे तो सॉल्युबल है, ये NaOH देंगे तो इनसॉल्युबल देगा। समझ में आया? एक बार हो चुका है, ये बताएंगे कहां पर किए थे ये वाला, ऐसा ही सिमिलर कुछ।
टेस्ट में ही किए थे, किसी का टेस्ट किए थे, वहां भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे। बोलिए। वहां भी प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी को डिफरेंशिएट कर रहे थे। विक्टर मेयर टेस्ट। हाँ बिल्कुल सही, इट वाज विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, वहां विक्टर मेयर टेस्ट कर रहे थे हम लोग। क्या रिएक्ट कराए थे बेटा? याद है कुछ? सर फाइनल कलर याद है। फाइनल कलर याद है? चलिए देख लीजिएगा, नाइट्रॉल, सीडो नाइट्रॉल सब कुछ बनाए थे। ठीक है, तो हिंसबर्ग टेस्ट में बेटा याद रखना है, ठीक है, बता दिए हिंसबर्ग टेस्ट। अब ध्यान रखिएगा। अब देखिए बेटा, हिंसबर्ग टेस्ट में बदमाशी ये करेगा, क्या करेगा? मैंने तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दिया है, आपको ये दे देगा SO2Cl, बेटा वही चीज है, प्लस CH3। तो ये CH3 के आने से क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। रिएक्शन तो सल्फोनिल क्लोराइड कर रहा था ना, तो वहां अपना जो रिएक्शन हो रहा था वैसे ही होता रहेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन। तो एनिलीन बेटा सबसे पहली बात है कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है या वीक एक्टिवेटर है? चलिए अच्छा, फिनॉल का OH स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है या वीक एक्टिवेटर है? स्ट्रॉन्ग। या वेरी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं बोलना था हम लोग को, वेरी स्ट्रॉन्ग बोलना था, मेरी गलती है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। क्वेश्चन इज विच इज अ स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर, NH2 और OH? Which will be a stronger activator, NH2 or OH? NH2। Less electronegative will be स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। बेटा अब आप OH के पास बोलेंगे बेटा कि 2 लोन पेयर है, बेटा 2 लोन पेयर हो, 10 लोन पेयर हो, 20 लोन पेयर हो, देता एक ही है। कोई 2 लोन पेयर कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देता? एक लोन पेयर देने के बाद वो खुद प्लस हो जाता है, दूसरा लोन पेयर देने से मना कर देगा। ऐसा कोई एटम नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो साइमल्टेनियसली 2 लोन पेयर दे एक ही एटम से, नहीं पॉसिबल, नहीं, इम्पॉसिबल। तो बेटा हम लोग को मालूम है ये इससे भी स्ट्रांग है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सोचो जो फेनॉल जो कितना कारनामा किया था, इससे ज्यादा कारनामा तो ये करेगा, उससे बहुत ज्यादा कारनामा ये करने वाला है। ठीक है, तो फेनॉल क्या किया था? ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके ट्राई ब्रोमोफेनॉल बनाया था, ये भी करेगा। तो एनिलीन reacts with bromine water to give tribromoaniline, to give tribromoaniline, व्हाइट PPT। याद रखिएगा, पूछ लेगा। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया है, तो चांसेस है एनिलीन है। क्लियर है ये? चलिए अब जल्दी से लिख लीजिए तो इसका रिएक्शन।
हो गया, चलिए। बना बेटा, चलिए। अब सोचिए कि हम लोग को ये ट्राई ब्रोमो नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा? देखो फिनॉल में कोई ऑप्शन नहीं था बेटा, याद कीजिए। फिनॉल में सिंगल ब्रोमो वाला सिखाए थे, हाँ सिखाए थे, कार्बन डाइसल्फाइड सिखाए थे। देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी ऑफ NH2 is decreased by acylation, is decreased by acylation, is decreased by acylation. Activity of NH2 is decreased by acylation. acylation करा देंगे ना। acylation होता क्या है याद कीजिए, अभी अभी कराए थे, जरा खोज के निकालिए तो acylation देखिए तो कुछ हुआ था acylation के बारे में। मिला कुछ acylation के बारे में? देखिए acylation हुआ था बेटा, एसिड हलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अपना एसिड। क्या है ये बताइए तो, क्या है बताइए? एसिड एनहाइड्राइड है। NH C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, इसका एक्टिविटी कम हो गया। अब इसमें अगर ब्रोमीन देंगे तो एक ब्रोमीन आएगा, तीन ब्रोमीन नहीं आएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर अब दो जगह जा सकता, इधर भी जा सकता, इधर भी आ सकता। सॉरी, ये इस तरफ बनेगा ना लोन पेयर खुद से, ठीक है। तो अब इसका जो लोन पेयर है रिंग के अंदर कम जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग इसका जो भी रिएक्शन कराएंगे तो ये बहुत आराम से रिएक्शन करेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, इसको हम लोग ब्रोमीन दे देते हैं, Br2 दे देंगे। अब देखो Br2 थोड़ा हम लोग को इसको पोलर सॉल्वेंट में ही दे रहे हैं, एसिटिक एसिड सॉल्वेंट यूज किए। अब क्या करेगा बेटा, ये एक बार ब्रोमीन लगाएगा, तीन बार ब्रोमीन नहीं लगाएगा। कोई बताएगा पैरा में आना चाहिए कि ऑर्थो में आना चाहिए? देखो ऑर्थो में तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, पैरा में आएगा। अब आप बोलेंगे सर इधर वाला ऑर्थो ब्लॉक हुआ है, इधर थोड़ी ना हुआ है। ध्यान से सोचिए कि इसके अबाउट रोटेशन हो सकता है, तो ये जो रिंग है ये बार बार घूम रहा है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये पूरा ये घूम रहा है। अब बेटा अपने को बेटा इससे हटना है, इसको हटाना है ना। हम लोग तो एनिलीन में थे, ये जबरदस्ती का एक लगा लिए इसके ऊपर। इसको हटाने के लिए जल्दी से उपाय बताइए। बताइए बेटा, उसको हटाना है हम लोगों को। अरे बताएंगे बेटा। अरे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है तो बता रखे हैं ना, सबसे बड़ा दुश्मन पानी है इनका। नाइट्रोजन को क्या मिलता है? H। कार्बन को क्या मिलता है? OH।
ये मिलेगा। हाँ, सब कोई है ना। हाँ, तो ये तो आंसर देना था बेटा। कोई भी कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड को ब्रेक करना है, पानी इस्तेमाल कीजिए। सबसे सस्ता मेथड, सबसे इफेक्टिव, चीप एंड बेस्ट। ठीक है, तो अब आपको जो भी रिएक्शन कराना है एनिलीन का, उसको हम लोग एक्टिविटी को कम कर देंगे, फिर रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, हो गया बेटा? अरे हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। चलिए, समझ में आ रहा है ना बेटा? नया मैकेनिज्म कुछ नहीं है, सब पुराना मैकेनिज्म है। नाइट्रोजन देख के डरिएगा नहीं, नाइट्रोजन तो लोन पेयर लेकर आया है, नया थोड़ी ना है। कोई भी आटम लोन पेयर जैसा लेकर आएगा। चलिए, नेक्स्ट है, हम लोग अब इसका नाइट्रेशन कराएंगे। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रेशन। तो लिखिए, तो थोड़ा लिखेंगे, NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय एसाइलेशन। NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, समझ रहे, प्रोटेक्ट किया जाता है। NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय एसाइलेशन। then nitration is carried out then nitration is carried out using HNO3 and H2SO4. Then nitration is carried out using HNO3 and H2SO4. बेटा, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन के लिए भी हम लोग एसिड एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन के लिए भी एसिड एनहाइड्राइड यूज होता है। ये है एसिड एनहाइड्राइड इन शॉर्ट। अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं, क्योंकि इस अलग अलग तरीके से बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा। यहां आप लोग खुद कीजिए। हो गया बेटा? यस सर। ये बन जाएगा NH2। ठीक है, अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। लेट से हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन कर देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन
what happens when aniline undergoes what happens when aniline undergoes direct nitration? बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। What happens when aniline undergoes direct nitration? मीन्स कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं करेंगे, सीधा HNO3 ग्रुप लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ऑड रिजल्ट आता है इसका। क्या है ऑड रिजल्ट समझेंगे। ये रहा NH2। डायरेक्ट नाइट्रेशन का मतलब है HNO3 और H2SO4 लगा दीजिए। देखो यहां पर ना ट्राई नाइट्रो नहीं मिलेगा फेनॉल की तरह। रीजन समझ में आएगा उसका क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखो होगा क्या। NH2 NO2 मोनो मिलता है, रीजन समझ में आएगा क्यों मोनो मिल रहा है। फिर आपको NH2 फिर एक ऑर्थो मिल जाएगा अपने को। फिर लास्ट में बेटा ये सब तो समझ में आया कि ऑर्थो मिला और पैरा मिला, पैरा ज्यादा मिलना है ये भी समझ में आया। अब ऑर्थो जो पैरा जो मिलता है वो तो अपने को 51% मिला, ऑर्थो अपने को 2% मिलता है। बाकी कौन बच्चा, मेटा, मेटा 47% मिलता है। क्वेश्चन इज ये मेटा 47% आया कहां से। पहली बार और आखिरी बार ये चीज देखने को मिल रहा है कि कहीं पे मेटा आ गया हो, वो भी 47। आपको याद नहीं रखना है 47, बट आपको ध्यान रखना साइजेबल मास मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि छुटपुट मिल गया, अरे आ गया होगा किसी तरीके से, इतना कम हो कि क्या दिमाग लगाए, इतना कम नहीं है कि दिमाग ना लगाना हो। 47 मिल गया, ऑलमोस्ट 50%। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। देखिए ये सब चीजें जो है ना, ये सब एक्सप्लेन मतलब ये सब चीजों के कारण जो रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, +I -I +R -R, इन सब चीजों के कारण बचा हुआ है। ये सब चीजें ना मतलब प्रूफ है कि नहीं, जैसा हम लोग सोचते हैं +R होता है, +I होता है, रेजोनेंस है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो सबका एविडेंस है ये, क्योंकि एक्सप्लेन कर पाया। ये बड़ा अजीब सा चीज है, ये एक्सप्लेन नहीं होता तो बोलते जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं गलत है, नहीं, बट ये बड़ा अजीब है पर एक्सप्लेन कर देता है इसको। सोचिए कैसे एक्सप्लेन हुआ ये। ध्यान से समझेंगे। अभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो हम लोगों ने बोला एक्टिवेटिंग है। समझो अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, मतलब ये चीज हो गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर गायब होगा। कैसे गायब होगा, जब ये लोन पेयर किसी और को दे दे, मतलब एक हाइड्रोजन को दे देगा तो प्लस हो जाएगा। देखो अब इतना पता होना चाहिए बेटा, नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड हमेशा कोऑर्डिनेट बनाएगा, कोऑर्डिनेट का वो एरो हटा देंगे तो नाइट्रोजन को प्लस चिपकाना पड़ेगा। इसके बारे में सोचो, ये एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है। क्या है बेटा, सर डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग। एंड वेरी स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग है, याद रखिएगा, वेरी स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग है। नेक्स्ट, अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा या मेटा डायरेक्टर होगा। क्या होगा बेटा, मेटा डायरेक्टर। स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टर।
अब ये मेटा डायरेक्टर ठीक है, बट ये यहाँ पे लाके हम लोग कैसे एक्सप्लेन किए बताइए तो। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, H+ चाहिए ना। आप H+ तो ऐड किए, इतना सारा H+ ऐड किए तो ये बनता है। अब कहां से आया, ये एसिड से आया जो आपने ऐड किया था, खूब सारा H+ ऐड किया तो ये बना। तो हम लोग को आपको डिटेल में क्या लिखना है सुन लीजिए। आपको लिखना है द एसिडिक मीडियम या HNO3 and H2SO4 causes protonation of NH2। ठीक है, उसके बाद ये बना देना है दिस NH3+ is deactivating and meta director. As a result, we get metanitroaniline in significant amount। समझ में आया? तो ये अपने को समझने के लिए लिखना है, स्कूल एग्जाम में नहीं आना है, जॉइंट में आएगा, पूछेगा कौन कितना बनेगा तो रट्टा मार के रखिए। एनसीईआरटी का परसेंटेज है, पैरा मेटा ऑर्थो, जॉइंट में पूछेगा ऑर्डर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है बेटा, ये क्या होगा बेटा, N+ मेटा डायरेक्टर होगा या नहीं होगा? होगा सर। ठीक है बेटा, इसको यहाँ से यहाँ बनने के लिए क्या करना है बेटा, इसको प्रोटोनेट ही तो करना है, NH3+ बनेगा ना बेटा। ये चीज बेटा हाँ NH3 हाँ सर। H+ दे देंगे तो NH4+ ही तो बनना है, और क्या बनेगा। तो वही चीज यहाँ हुआ है, ये एसिड का H+ था ना, आपका रिएजेंट में एसिड ही तो ऐड किए खूब सारा, तो ये एसिड अपना H+ इसको ही पकड़ा देगा कितनी बार। अब ये जब मिल जाएगा इसको तो ये इसमें आ गया। अब जो जो ये बन जाएगा वो तो मेटा डायरेक्टर है, वो देगा मेटा प्रोडक्ट आपको, तो इस कारण से आपको बहुत सारा मेटा भी मिल जाता है। क्लियर है ये? हाँ सर। चलिए इसको लिख लीजिए, ये आएगा बेटा, ठीक है, लिख लेना है द एसिडिक मीडियम कॉजेस प्रोटोनेशन ऑफ NH2 ग्रुप, एज अ रिजल्ट वी गेट दिस, ड्रॉ कर लीजिएगा। As we can see, NH3+ is strong deactivator and meta director. In fact, ये पता है हाईएस्ट ना सेकंड हाईएस्ट है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में, ये सेकंड हाईएस्ट या हाईएस्ट है। सर हम्म, सर ये डायरेक्ट नाइट्रेशन पे ट्राई नाइट्रो एनिलीन क्यों नहीं बनाया? देखो डायरेक्ट नाइट्रेशन पे ट्राई नाइट्रो एनिलीन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपने एसिडिक मीडियम यूज कर लिया। अब ये H+ इसका चला गया ना बेटा, ये ऐसा बनने लगा ना, हाँ ठीक है, इस कारण से। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा है NO2, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है ना। सर ये वाला फेनॉल के साथ नहीं हो जाता कि फेनॉल OH के पास H+ हो गया OH2+ नहीं बनता है बेटा फेनॉल में, या फेनॉल को तो OH, H2 बन के निकलना है। अरे यार वो कहाँ से निकलेगा बेटा, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है ना। देखो अमोनिया हाँ इज बेसिक, वाटर इतना बेसिक थोड़ी ना है बेटा कि H+ ले लेगा, लेता है बट वहां पे लेने से मना कर देगा ना। ठीक है, और फिर से वही है बेटा, केमिस्ट्री है, ऑब्जर्वेशन है फिर एक्सप्लेनेशन है। सेकंड चीज पता है, ये जो 51, 2 और 47 लिखे ना, ये आपस का है। 100 मोल लेंगे तो 51 मोल ये नहीं मिलेगा, 100 मोल लेंगे ना तो 80% तो कुछ और ही बनाएगा, ये 80% इसका प्रोडक्ट कुछ और ही बनेगा, अजीब सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो 20% बच जाता है उसमें से ये बनेगा, समझे? ये चीज है यहाँ पे,
100 मोल लेंगे तो ये 51 मोल नहीं देगा, 100 लेंगे तो 80 मोल कुछ और बन गया। 20 का 51%, 20 का 2%, 20 का 47%। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, सल्फोनेशन। याद कीजिए सल्फोनेशन के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? विच रिएजेंट इज यूज फॉर सल्फोनेशन? अरे यार क्या बात कर रहे बेटा? फिर हाँ बोलिए, कंसंट्रेटेड। H2SO4 हाँ बिल्कुल सही है। तो लेकिन उसमें रिएजेंट कौन, वो था न्यू इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है बेटा? SO3H। हाँ SO3 बेटा, SO3। ठीक है लिखेंगे। ओलियम होता है ना बेटा, लिखेंगे aniline reacts with concentrated sulfuric acid, reacts with aniline reacts with concentrated H2SO4। ब्रैकेट में ओलियम भी लिख सकते हैं, एक्चुअल में ओलियम ही यूज होगा, SO3 चाहिए हम लोगों को। रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान से समझेंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, एनिलीन बेस है, तो सॉल्ट बनेगा। टू प्रोड्यूस सॉल्ट, सिंपल सा लॉजिक है। NH3 प्लस HSO4 माइनस, सिंपल सा सॉल्ट। NH3 प्लस होगा ना, NH4 प्लस हुआ करता था, यहाँ NH3 प्लस होना है। ध्यान से समझेंगे हम। सॉल्ट को हीट करने से क्या बनेगा? द सॉल्ट अपॉन हीटिंग, देखो यहां पर भी हीट करना पड़ रहा है। द सॉल्ट अपॉन हीटिंग प्रोड्यूसेस, ध्यान से देखिएगा, हीट करेंगे तो ये बनेगा। क्या नाम होगा इसका? अरे क्या नाम होगा? कौन है सीनियर ग्रुप बेटा? विच सर इज, हम NH2। नहीं सर। अरे NH2 पता पता लास्ट में एकदम एकदम होता नहीं है, एकदम एंड होता है सीरीज, तब NH2 आता है। सल्फोनिक एसिड कहाँ है बेटा? फर्स्ट सेकंड। सेकंड में, बहुत बढ़िया। सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक के जस्ट नीचे बैठा हुआ है। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। ये होगा ना बेटा, इसको हाइड करना होगा ना। सीनियर ग्रुप को देखना होता है, जूनियर ग्रुप को हाइड करना होता है। जूनियर ग्रुप को हाइड करेंगे तो अभी आया ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब क्या हो जाएगा बताइए? अरे यार बच्चों की तरह बताना पड़ रहा है बेटा आप लोग को। पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये नाम हो जाता है इसका। पैरा अमीनो कॉमन नेम है,
सल्फ एनिलिक एसिड, सल्फ एनिलिक एसिड, सल्फ एनिलिक एसिड। सल्फ एनिलिक एसिड। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सोचिएगा। सल्फ एनिलिक एसिड के पास, इसके पास दो लोग हैं, एक तो SO3H है और NH2 है। इसके पास लोन पेयर है और इसका पास जो H है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। सल्फ एनिलिक एसिड के पास एक लोन पेयर है और सल्फोनिक के पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। ये बेटा हाइड्रोजन एसिडिक है। अब ये मत पूछिएगा कैसे एसिडिक हो गया, तब बात को समझिए। ये जो मॉलिक्यूल है ये कह रहा है कि मैं H+ लूंगा, ले सकता हूं, और ये बोलता है मैं H+ दे सकता हूं। तो क्या होगा, लेगा और देगा। तो पहली बार आप देख रहे होंगे मॉलिक्यूल के अंदर ही एक ग्रुप H+ ले लिया और दूसरा ग्रुप H+ दे दिया। हो सकता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर भी अपने पास है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी अपने पास है। समझ में आया? चलिए ध्यान से समझिएगा। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो ओवरऑल न्यूट्रल है, बट एक पॉजिटिव हेड है और एक नेगेटिव टेल है। Such molecules which are overall neutral but carries a positive head and a negative tail, या पॉजिटिव एंड अपोजिटली चार्ज एंड। अब देखिए बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं इसको। अपोजिटली चार्ज एंड, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव हेड नेगेटिव टेल, बट ओवरऑल न्यूट्रल। Such molecules are known as deuter ion. Such molecules are known as deuter ion. क्लियर है बेटा? ये ध्यान से समझिएगा। मैं अगर इसको हाईली बेसिक मीडियम में डाल देता हूं, मैं अगर इसको हाईली बेसिक मीडियम में डाल देता हूं, तो हाईली बेसिक मीडियम में इसका फॉर्म कौन सा रहेगा? तो हाईली बेसिक मीडियम मतलब बाहर से बहुत सारा OH-। तो उस समय बेटा ये NH3+ नहीं रह पाएगा, इसका जो H+ है बाहर से जो OH- आया है ना वो लेकर भाग जाएगा। बाहर से जो OH- आया है ये लेकर भाग जाएगा। तो अगर मैं स्ट्रांगली बेसिक कर देता हूं, स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक, तो क्या होगा? स्ट्रांगली बेसिक में बाहर से OH- बहुत सारा आया है, ये NH3 का H+ लेकर भाग जाएगा और ये सिंपली रह जाएगा NH2। ये तो SO3-, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर मैं यही स्ट्रांगली एसिडिक कर दूंगा, स्ट्रांगली एसिडिक कर दूंगा, तो क्या होगा जल्दी से बताइए, तो सोचिए। अरे बोलिए, इतना तो दिमाग लगाइए बेटा, ये सब दिमाग लगाना है। सर SO3H हो जाएगा।
बहुत बढ़िया, SO3H हो जाएगा। SO3H हो जाएगा। समझ में आया? ये रट्टा मार के रखिएगा। अब ध्यान से समझिए, सीधा नहीं पूछता ये लोग, पूछेगा स्ट्रांगली बेसिक में चार्ज क्या होगा इस मॉलिक्यूल का, तो देखो ओवरऑल नेगेटिव है। स्ट्रांगली एसिडिक में चार्ज क्या है, तो ओवरऑल पॉजिटिव है। फिर पूछेगा स्ट्रांगली बेसिक में ये किस तरफ जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो क्योंकि माइनस है पॉजिटिव प्लेट, ये इस तरफ नेगेटिव प्लेट में। और यहां पर किधर जाएगा, आप बोलेंगे कहीं नहीं जाएगा। अब समझिए कौन सा पीएच में यहां रहेगा, कौन सा पीएच में यहां रहेगा, और कौन सा पीएच में इस फॉर्म में रहेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसो इलेक्ट्रिक पीएच इज इक्वल टू pk1 प्लस pk2 होल बाई 2। क्या है pk1? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ के। क्या है pk2? इसका। अब 1 इसको भी बोल सकते हो, 2 इसको भी बोल सकते हैं, बाई 2। सिंपल। आपको सिर्फ इतना जानना है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में आपस में ही एक्सचेंज करेगा। ठीक है, उस पीएच को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोले या आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोले। डेफिनेशन एक बड़ा सिंपल सा हो सकता है, the pH at which the molecule will neither be attracted by positive plate and nor by negative plate, such pH is known as isoelectric point. The pH at which molecule is neither attracted by positive plate nor by negative plate is known as isoelectronic point या isoelectric pH। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। आपसे आइसो इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं पूछेगा, ये वाला पूछता है। ये स्ट्रांगली बेसिक कर दिए तो क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक कर दिए तो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग करना है डायजोनियम वाला बस। डायजोनियम बहुत देर से करते आ रहे, इसको पहले से ही पता है कैसे बनता है। एक तो अभी अभी किए थे एलिफैटिक वाला, वो तो किसी काम का नहीं है, वो तो अल्कोहल बना देता है। तो लिख लीजिए एलिफैटिक डायजोनियम। क्या था बेटा, स्टेबल था या अनस्टेबल था? एलिफैटिक डायजोनियम आर अनस्टेबल। आर अनस्टेबल। aromatic are stable at lower temperature. Aromatic are stable at low temperature। ठीक है, नेक्स्ट। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, आज तक एक बार तो देखे थे। क्या होता N2 प्लस Cl माइनस, याद रखिएगा N2 प्लस Cl माइनस। बेटा ये मुझे बताएंगे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? अरे बोलिए। 3। 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन प्लस 4 बनाएगा। क्यों?
नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की तरह बिहेव करेगा। तो अपने पास है N2 प्लस और Cl माइनस। तो अगर इसको हम लोग को ढंग से मतलब एक्सपैंड करके बनाना है तो N2 प्लस, तो मैं क्या करूंगा, नाइट्रोजन को बीच वाला को प्लस दे दूंगा। इससे मेरा फायदा क्या हुआ, ये 4 बॉन्ड बनाएगा और ये 3 बॉन्ड बनाएगा। देखो बन गया अपना। Cl माइनस बाहर घूम रहा है, ठीक है, Cl माइनस से मतलब नहीं है, बना। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहां रेजोनेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये वाला बाहर आएगा तो ये तो यहां जा ही सकता है। ये तो बहुत दिन से हम लोग करते आ रहे हैं, डबल बॉन्ड इधर से कॉन्जुगेशन में घुमाते रहते हैं, तो वही चीज है। तो ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, समझ में आया। तो एरोमेटिक डायजोनियम आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसीलिए स्टेबल है बेटा, समझ में आया। इसीलिए ये लोग स्टेबल है, इसीलिए एरोमेटिक वाले लोग स्टेबल है। क्यों, रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। चलिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्लियर है बेटा। HNO2 लेते हैं, HNO2 लेते हैं मतलब NaNO2 और HCl लेते हैं। HNO2 कहीं नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट लिखेंगे डाइअजोनियम is prepared by, diazonium is prepared by NaNO2 and HCl, ब्रैकेट में HNO2। फिर से बताते रहे बेटा, HNO2 का मतलब वही चीज होता है। नेक्स्ट N2 प्लस Cl माइनस। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है बेटा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, डायazonium क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस एरोमेटिक डायazonium कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड whose preparation otherwise will be very difficult, whose preparation otherwise will be very difficult, ठीक है। चलिए तो रिएक्शंस ऑफ डायazonium, ध्यान रहे। इसका जो रिएक्शन होता है डायazonium का, उसको ना नाम दिया जाता है, बहुत सारे नाम है, एक एक करके सारे देखने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में बताते ही, अलग अलग बनाएंगे, मिक्स नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले आप समझेंगे बेटा, CuCl बोल के कुछ नहीं होता है। अगर कहीं लिखा है ना CuCl तो गलत लिखा है। एक्चुअल में Cu प्लस होता ही नहीं है। Cu प्लस में प्रॉब्लम है हम लोग को, आसानी से स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, होता है बट ऐसा समझिए कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल जाए तो भले ही हो जाए। ठीक है, तो Cu2Cl2 होता है Cu प्लस बट Cu2Cl2 है। ठीक है, Cu2Cl2 और HCl लेंगे, फिर लेंगे Cu2Br2 और HBr, और लेंगे CuCN एंड KCl। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो था R- दिया करता था। डायजोनियम आपको समझना है कि बेंजीन प्लस देगा, बस यहां प्लस देता है। ये चीज आपको समझना है, एक्चुअल में नहीं देता है, बस आपको समझना है कि ऐसा होता है। मतलब डायजोनियम के साथ माइनस रिएक्ट करेगा क्योंकि वो खुद प्लस देगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R- हुआ करता था तो वो प्लस से रिएक्ट करता था, ये प्लस देगा तो माइनस से रिएक्ट करेगा। यहां पर कुछ सोचना नहीं है, माइनस कुछ एक ही आदमी है और वो Cl है, तो ये Cl दे दिया। तो पहला वाला बन गया क्लोरोबेंजीन, दूसरा वाला बनेगा ब्रोमोबेंजीन। और जहां तक लिखा है वहीं तक लिखना है, आयोडीन नहीं डाल देना, आयोडीन नहीं बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा Cn। ये 3 रिएक्शन हो गए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। इन तीनों रिएक्शन को एक साथ बोला गया है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन MEYER है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब ध्यान रहे तीनों में बेटा N2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, लिखना भूल गए थे, +N2 +N2। अब इसका डेफिनेशन पूछेगा तो NCERT वाला डेफिनेशन लिखेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो इन सब रिएक्शन का डेफिनेशन बहुत सारा हो सकता है। तो NCERT कहता है द Cl- Br- एंड Cn-, NCERT के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में तो कोई डाउट नहीं है, माइनस है ये लो। न्यूक्लियोफाइल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in the benzene ring, in the benzene ring, in the benzene ring by reacting benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride in presence of Cu plus ion, Cu plus ion। देखो लिखता है Cu प्लस नहीं होता है, Cu2 प्लस होता है बेटा। अभी लास्ट क्लास में Hg2 प्लस की बात किए थे, तो यहाँ Cu2 प्लस होता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन।
in presence of Cu plus ion. This reaction is called Sandmeyer's reaction. ठीक है,